नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग करंट अफेयर्स को स्टार्ट करें उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैं आपसे डेली करता हूं कि प्लीज सबसे पहले वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि सभी परीक्षार्थियों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा यह लक्ष्य है कि आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में आपका एक भी करंट अफेयर्स जो है गलत ना होने पाए, ऐसा हमारा टारगेट है। और इसके अलावा अंततः जो हमारा टारगेट है वो है कि इस वर्ष से लेकर के अगले वर्ष तक हमारा सिलेक्शन जो है एनी हाउ हो जाना चाहिए। इसी शिद्दत के साथ, इसी जो है विश के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारी तरफ से मेहनत प्रॉपर तरीके से की जा रही है। आप लोग भी पूरी शक्ति के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो है अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो बाहर रह के तैयारी कर रहे होंगे। और अगर आप बाहर रहते हैं, यानी कि अगर आप घर से बाहर रह के तैयारी करते हैं, तो दरअसल आपको जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। और एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप बाहर रह के पढ़ाई करते हैं तो दरअसल आप बाहर अपने खुद के गार्जियन हैं, ठीक है। आप अपने आप को जो है खुद में जो है चीजों को सही ढंग से करने का प्रयास करिए, यानी कि आपको गलत कामों में जाने से खुद को रोकना है। ज्यादा सोना नहीं है, बहुत ज्यादा घूमना टहलना नहीं है, बहुत ज्यादा सोशल साइट्स का यूज नहीं करना है। आपको खुद को गाइड करना है और खुद से आपको ईमानदार रहना है, क्योंकि घर पे आप नहीं हो कि आपकी मम्मी या पापा आपको उठ के सुबह जगाएंगे कि पढ़ाई करो, ठीक है, या टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप बाहर खुद के गार्जियन हैं, इस भावना के साथ आप तैयारी करिए। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग और सबसे पहले हम लोग फटाफट जो है क्या करते हैं, लास्ट डे का रिवीजन करते हैं। और मैं कहता हूं कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग सैटरडे या संडे या जो है 2 दिन, अंतिम 2 दिन रिवीजन को रखा करिए, क्योंकि रिवीजन जब आप करते हैं तो दरअसल न सिर्फ आपका माइंड शार्प होता है बल्कि आप चीजें जो है भूलते नहीं हो। नहीं तो क्या होगा कि आप लोग पढ़ते जाओगे, पुरानी चीजें भूलती जाएंगी और फिर सारा का सारा खेल क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सैटरडे या संडे या फिर लास्ट के 2 डेज आप जो है रिवीजन के लिए जरूर रखिएगा, चाहे वो करंट अफेयर्स का सेक्शन हो या फिर वो चाहे आपका जीएस का सेक्शन हो, ठीक है। और एक बात मैं बार बार कहता हूं, पीवाईक्यूज को यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डेली जो है जिस तरीके से आप लोग दैनिक नित्य कर्म करते हो उसी तरीके से जो है पीवाईक्यूज को डेली लगाइए। कितनी ही बार लगाइए, पीवाईक्यूज का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि अगर प्रीवियस ईयर से आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो समझ लीजिए फिर जो है आप बहुत बैक फुट पे चले आओगे, फिर आपका सिलेक्शन दरअसल जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम पीवाईक्यूज के प्रश्न तो आपके गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, लास्ट डे रिवीजन में हम लोग बात करते हैं फटाफट। जल्दी जल्दी से आप लोग अपनी आंखों को बंद करिए और सोचिए, जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं आपसे खुद से उत्तर दीजिए कि क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फटाफट देखिए या फिर कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। पहला हमारा प्रश्न क्या था लास्ट डे का कि बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का पहला संस्करण दरअसल कहां पर आयोजित किया गया था, तो वो है आपका थाईलैंड। सेकंड, माउंट एटना ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, ये है कहां पर, इटली में है, आपको ध्यान होगा। इसके अलावा हाल ही में घर घर सोलर योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो वो है आपका सुंदर सा प्यारा सा कौन, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए दरअसल पारस्परिक मान्यता समझौता जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, तो वो दरअसल कौन सा देश है, वो है आपका ताइवान। नेक्स्ट है, हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में किस देश को अपने 5वें देश के रूप में दरअसल मान्यता दी गई है, यानी कि सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया है, तो वो है बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा। और बिम्स्टेक के बारे में कल आपको जानकारी मैंने डिटेल्स में दिया हुआ था। इसके अलावा हाल ही में भारत और रूस द्वारा किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है, तो वो 2030 तक दरअसल इस पर सहमति व्यक्त की गई है। कितने अरब डॉलर की, 100 अरब डॉलर तक। नेक्स्ट है, हाल ही में मित्र वन पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक अभी चर्चाओं में रहा है, ये दरअसल प्रति 2 वर्ष पर आयोजित होता है और इसके बारे में भी हमने कल आपको डिटेल्स में बताया हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट डे का रिवीजन। और कल हमने आपसे, यानी कि परसों, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर हमने आपसे कहा था कि आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सभी लोगों ने आंसर अपने सही दिए हैं, आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने अपने उत्तर को डिटेल्स में दिया है उन लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सभी का अंतिम चयन सुनिश्चित हो सके।
तो क्वेश्चन क्या है कि अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यानी कि अनटचेबिलिटी जो होता है वो किस आर्टिकल में आता है, तो वो आर्टिकल 17 होता है, यानी कि अनुच्छेद 17। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको तो आता होगा, बहुत आसान है उनके लिए, लेकिन जो छात्र अभी नई नए तैयारी में आए हैं उनके लिए क्वेश्चन जानना आवश्यक था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, और पहला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन अक्सर चर्चाओं में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनसंख्या प्रॉब्लम, पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी विकट समस्या के रूप में दरअसल वैश्विक पटल पर सामने उभर के आ रही है, और इससे बहुत ज्यादा जो है क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसलिए जो जनसंख्या की प्रॉब्लम है, जनसंख्या वृद्धि जो प्रॉब्लम है, वो अपने आप में क्या है, एक ऐसे के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो वहां पर भी दरअसल ये प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि अपने आप में क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको आप लोग अच्छे तरीके से डिटेल्स में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। तो आपको बताना है कि दरअसल विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10 जुलाई, ए, बी 11 जुलाई, सी 12 जुलाई, या फिर डी 11 अगस्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रतिवर्ष 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आइए हम लोग इसके कुछ एक फैक्ट को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मुख्य परीक्षा में विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि जो है जनसंख्या वृद्धि को लेकर अगर कोई प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो कुछ एक डाटा हमने यहां पर दिया, उसको आप लोग कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर हम इसके थीम की बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण दिवसों की जो थीम होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए थीम को निगलेक्ट नहीं करना है, इसको तैयार कर लेना है। तो थीम क्या है, किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की क्या गिनती करना, ये क्या है, इस वर्ष की क्या है, थीम है, वर्ष 2024 की। इसके अलावा अगर हम विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा की बात करते हैं, तो दरअसल इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, 1989 यानी कि 1989। इसके अलावा पहली बार कब मनाया गया था, तो 11 जुलाई 1990 को इस दिवस को मनाया गया था। यह फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत ने चीन को पीछे करते हुए इस समय दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। कौन, भारत। आपका ये जो है अपने आप में उपलब्धि कह लीजिए या चिंता का जो है ये विषय है, इसको समझ लीजिए। और चिंता वाली बात तो निश्चित तौर पर है ही है, ठीक है। हम सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले भी देश हैं, लेकिन साथ ही साथ में हम लोग जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले भी हैं, और ये अपने आप में जो है संसाधनों के लिए, जो हमारे देश के लिए क्या है, बहुत ही जो है एक विकट स्थिति है अपने आप में, क्योंकि संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, एक लिमिटेशन में होते हैं, और जिस तरीके से तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ऐसे स्थिति में दरअसल संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पा रहा है, और ना ही सभी को जो है चीजें प्रॉपर तरीके से मिल पा रही हैं। खैर, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सबसे कम आबादी वाला देश, तो वो कौन सा है, वेटिकन सिटी है, सबसे कम आबादी वाला क्या है, ये देश है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है, ये चर्चाओं में रहा है, हमने आपको इसको डिटेल्स में बताया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका ढाका में है, बी न्यूयॉर्क में है, सी ब्रुसेल्स में है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं है। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ढाका में जो है ये क्या है, इसका मुख्यालय है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। और बिम्स्टेक मैंने कल भी बताया था, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि दरअसल बिम्स्टेक आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। यहां से आपके शॉर्ट नोट्स भी आपके मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है, ढाका में है, एक पॉइंट। दूसरा, इसका पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये क्या है, इसका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं, तो दरअसल इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 अर्थात 1997 में। सदस्य देश कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रारंभ में इसका गठन दरअसल 4 सदस्यों के साथ किया गया था, ठीक है। और उस समय जब 4 सदस्य थे, तब उसका नाम इस समय क्या था,
उस समय तब इसका नाम क्या था, बिस्टेक, यानी कि BISTEC, ठीक है। और उस समय सदस्य कौन कौन से थे, उस समय सदस्य थे दरअसल बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। तो हो सकता है आपके यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले कि दरअसल प्रारंभ में जो इसका गठन किया गया था उस समय कौन कौन से सदस्य देश इसके थे, तो आपको तुरंत उत्तर बताना है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या होता है ना कि करंट अफेयर्स जो होता है वो ऐसा नहीं कि कोई न्यूज चर्चा में तो सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं, उसके जितने भी डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। करंट अफेयर्स तैयार करते समय आपको अलग अलग डायमेंशंस को पता होना चाहिए कि दरअसल ये चीज अगर चर्चा में है तो इसके और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स का सीधा रिलेशन आपके जीएस से होता है। फॉर एग्जांपल ज्वालामुखी से प्रश्न आ गया तो ज्वालामुखी से जीएस में प्रश्न तभी आया होगा, अधिकतर चांस सही है कि हो सकता है ज्वालामुखी चर्चाओं में रहा हो तो पूछ लेगा। भूकंप से क्वेश्चन पूछ लेगा, चर्चाओं में अगर कहीं भूकंप आया रहा होगा तो जीएस में भूकंप दिया हुआ है, भूकंप पे क्वेश्चन आ जाएगा। कहीं पर सुनामी अगर करंट में इश्यूज रहा है तो सुनामी पर जीएस में भी जो है टॉपिक है तो सुनामी के बारे में पूछ लेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी पैनी नजर रखनी है, यानी कि आपको करंट को आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, कोरिलेट करना है कि भाई जो जो चीजें चर्चा में हैं उनसे संबंधित जीएस के टॉपिक को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करते चलना है। यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हाल ही में अपर्णा है, एक लोग हैं और इनका जो है क्या हो गया, अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी ये आपको बताना है अपर्णा जी को के बारे में। तो क्या वो अभिनेत्री थी या वैज्ञानिक थी, गायक थी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या थी, अभिनेत्री थी। और अभी 57 ईयर की एज में दरअसल क्या हुआ है, उनका देहांत हो गया है, उनका निधन हो गया है। लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेत्री थी ये, ठीक है, याद रखिएगा। और दरअसल उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी की प्रस्तोता के रूप में भी दरअसल उन्होंने जो है वर्क किया था और बेंगलुरु में दरअसल उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। फिल्मी पर्दे और टेलीविजन पर मशहूर रही 57 वर्ष की अपर्णा फेफड़े के कैंसर से क्या थी, पीड़ित थी और लंग्स कैंसर की वजह से दरअसल उनका 57 की उम्र में उनका क्या हुआ है, देहांत हो गया है। यह बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा उन्होंने मुडला माने और प्रीति इलाडा मेले जैसे हिट टेलीविजन धारावाहिकों और कन्नड़ फिल्म मसानदा हुबू में अभिनय किया है। तो ये कन्नड़ अभिनेत्री थी और इनके धारावाहिक वगैरह क्या थे, बहुत ही फेमस थे और दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी इन्होंने काम किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 23 जून को या 24 जून या 25 जून या फिर 26 जून। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 25 जून को भी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो है क्या किया गया है, संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और ऐसा निर्णय क्यों लिया गया है, क्योंकि तत्कालीन सरकार यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून 1965 को यानी कि 25 जून 1965 को दरअसल क्या किया गया था, इमरजेंसी लगा दी गई थी और काफी लोगों को इससे क्या हुआ था, जो है तकलीफें हुई थी और बहुत ज्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस पर कंट्रोवर्सी होती है, इस पर आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बस आपको इतना समझना है कि दरअसल ये कब मनाया जाएगा। इसके अलावा आज मैं आपको टास्क देता हूं और टास्क आपका पहला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आपातकाल के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से और आपातकाल के बारे में क्वेश्चन डैम श्योर है कि आएगा ही आएगा इस बार। चूंकि इतना बड़ा निर्णय लिया गया है, ऐसे स्थिति में आपातकाल आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352, 356, 360 तीनों के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है और आल्सो आर्टिकल 358 नोट कर लीजिए फटाफट। क्या क्या मैंने बोला भाई साहब, देखो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 और आर्टिकल आपका 358, इसको रेडी कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, कब कब कौन सा आपातकाल लगाया गया, क्या क्या आपातकाल के इमरजेंसी के प्रोविजंस होते हैं, राज्यों में आपातकाल कब लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल कब होता है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। ये सारे बिंदु आपको दरअसल तैयार कर लेने हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए आपातकाल, इसको आपको भूलना नहीं है।
टास्क पहला हमारा क्या है, आपको आपातकाल के बारे में पढ़ना है और आर्टिकल 352, 356, 360, 358 के बारे में आपको जानकारी एकत्र करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट है नाव मन जाऊ कार्यक्रम का संबंध किससे है, यानी कि ये जो अभी कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसका संबंध किस चीज से है? तो शिक्षा से है या स्वास्थ्य से है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी से यानी कि एआई सुरक्षा से है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो दरअसल इसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि एजुकेशन से है। नाव मंचाऊ कार्यक्रम का संबंध किससे है? शिक्षा से है। क्या कुछ इसमें डिटेलिंग है, आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल नाव मंजाऊ कार्यक्रम का संबंध शिक्षा से है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो दरअसल इस कार्यक्रम की शुरुआत कहां पर की गई है? कर्नाटक में की गई है। तो प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है वो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपको तुरंत बताना है कर्नाटक में। और ये क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्कूली छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और उनके भीतर तर्क संगत समझ विकसित करने के लिए इस कार्यक्रम की क्या की गई है? शुरुआत की गई है, जो कि अपने आप में क्या है? एक अच्छी जो है योजना है या कह लीजिए कार्यक्रम है अपने आप में। ठीक है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स का माइंड प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगा, जब वो अपनी बातों को तर्कों के आधार पर नहीं समझेंगे, उसे किसी को समझाएंगे, तब तक जो है मानसिक विकास जो कि सुचारू रूप से उनका होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए व्यक्ति को हमेशा क्या होना चाहिए? तर्कशील होना चाहिए। बिना तर्कों की बात करेंगे, बिना एमी बात करेंगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। और जब आप मुख्य परीक्षा में यूपी पीसीएस के या किसी अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे या यूपीएससी का एग्जाम देंगे, तो जो भी आंसर में आप अपनी बात को लिखोगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि उन बातों को रेफरेंस के साथ प्रूफ जरूर करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा कि दरअसल जो है कार्बन एक्सक्रीशन बहुत जो है उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? अगर आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा कार्बन एक्सक्रीशन करने वाला कंट्री कौन सी है? चाइना है, तो आपको तुरंत उसका रेफरेंस देना है कि दरअसल किस रिपोर्ट के आधार पर और कितना कर रहा है उत्सर्जन। तो ये आपको डेटा दरअसल देना होता है, यानी कि रेफरेंस में अपनी बातों को प्रूफ वहां पर प्रूफ करना होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसलिए हमेशा तर्क संगत बातें रखो, अपनी तर्कशील बातें करो और अपनी थॉट्स को क्या करो? डेवलप करो इंटीग्रेटेड जो है चीजों के साथ में। याद रखिएगा इसको। तो जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि अगर आप कल को मुख्य परीक्षा में कॉपी लिखोगे तो वहां पर भी जब भी कोई बात आप लिखिएगा तो उसको प्रूफ जरूर करिएगा, उदाहरण देने के साथ कि ये जो हमने डेटा दिया है उसका प्रूफ ये है। ये नहीं कि बस कुछ भी डेटा लिखते हुए चले गए, ऐसा मत करिएगा। रिपोर्ट्स का नाम और बाकी जो आपके पास होगा कोई चीज तो उसको जरूर नोट डाउन करिएगा। अगर भूल गए हैं बाय द वे, ठीक है, कोशिश यही करनी है कि आप अपनी बात को जब कोई लिखे तो उसको प्रूफ करें, उसका एक एग्जांपल दें। अगर इनके भूल गए तो एक अलग बात है, नहीं तो अधिकतर चांस में आपको अपनी बात को प्रूफ वहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे से क्या होगा? आपके मार्क्स औरों के कंपैरिजन में क्या होंगे? बढ़िया आएंगे और आपकी कॉपी जो है बढ़िया चेक होगी। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस संस्था के द्वारा चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? कौन सी ऐसी संस्था है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है नीति आयोग के द्वारा, WTO के द्वारा, WHO के द्वारा या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा तो शायद आप दो ऑप्शन को चूज करोगे। पहला आप WHO चूज कर सकते हो क्योंकि बात चिकित्सा उपकरणों की हो रही है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक हो सकता है, या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी हो सकता है। ठीक है, अगर बाय द वे ये प्रश्न आता है, आपको तुक्का लगाना है, आपको गैस करना है कि कौन सा उत्तर होगा, तो दो तो ये नहीं होगा। नीति आयोग का काम ही नहीं है ऐसा करना, WTO भी नहीं करेगा। ठीक है, WTO एक अलग काम है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो WHO और दो ही बचता है। अब दो में से आप जो है प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपल सी बात है, अगर इंडिया में रहा होगा कोई चीज तो चर्चा में ज्यादा रही होगी, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो सकता है, नहीं तो फिर आपका WHO, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही उत्तर है। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में WHO के द्वारा चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। और अगर हम बात WHO की करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसको बोलते हैं हिंदी में। अगर हम इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 1948 यानी कि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके हेडक्वार्टर अर्थात इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो दरअसल इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा इसको। और कई बार अध्यक्ष पूछ लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के,
तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रेयेसस क्या है इसके अध्यक्ष हैं। ये पॉइंट भी आपको दरअसल याद रखना है, ठीक है। चलो, और डब्ल्यूएचओ के बारे में दरअसल आपके शॉर्ट नोट्स भी आपके मुख्य परीक्षा में आ सकता है, तो आप लोग इसको भी क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी की गई है, या आईएमएफ के द्वारा, या यूएनडीईएसए के द्वारा, या फिर नीति आयोग के द्वारा। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए फटाफट। आई थिंक आपके लिए मुश्किल प्रश्न होगा ये, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो हाल ही में वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट जो है किसके द्वारा, यूएनडीईएसए, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग। इसके द्वारा दरअसल इस रिपोर्ट को क्या किया गया है, जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो वैश्विक जनसंख्या 2080 के दशक के मध्य तक लगभग 10.3 बिलियन तक पहुंच सकती है। बहुत बड़ी जनसंख्या है अपने आप में, और जैसे जैसे जनसंख्या तीव्रतम गति से बढ़ रही है, वैसे वैसे जो है सामाजिक समस्याएं और पर्यावरणीय समस्याएं, बहुत प्रकार की जितनी भी समस्याएं होती हैं, ठीक है, सभी प्रकार के समस्याओं में कहीं नहीं कहीं क्या मूल में क्या है, पॉपुलेशन ही है। पॉपुलेशन क्यों है भाई साहब, देखो जरा फटाफट, ठीक, कि पॉपुलेशन ही क्यों है सारी समस्याओं की जड़। देखो, पॉपुलेशन अगर हो रही ज्यादा तो क्या होगा, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तीव्र गति से, क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सिंपल सी बात है कि मनुष्य बढ़ेंगे और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा, इससे आवश्यकताएं बढ़ेंगी, ठीक है, सुख सुविधाएं चाहिए होगा। आवश्यकता बढ़ेगी तो क्या होगा कि फिर कहीं ना कहीं जो है संसाधनों की इनको आवश्यकता होगी, संसाधनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। संसाधनों, और संसाधन क्या है, सीमित है, सिंपल सी बात है। अब जब सीमित हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। इनको फिर क्या चाहिए होगा, घर चाहिए होगा, तो क्या करेंगे, घर के लिए क्या करेंगे, ये जमीन का उपयोग करेंगे, ठीक है। और जमीन दो ही रूप में होगी, या तो खाली होगी, ठीक, और या तो क्या होगी, प्लांट्स लगे होंगे, फॉरेस्ट लगा होगा उस पर, ठीक। तो अगर खाली जमीन पर घर बनाएंगे तो भी दिक्कत है, एग्रीकल्चर लैंड जो है हमारी वो खत्म हो जाएगी। और फॉरेस्ट को अगर कट करेंगे तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होने के कारण जो है क्या होगा, जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है कि प्रदूषण बढ़ेगा, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ेगा। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज, सारी समस्याएं दरअसल यहीं से आएंगी। इसके अलावा और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो लेवल है आपका है वो भी क्या होगा, डाउन होगा। और बहुत प्रकार की समस्याएं दरअसल इसी जनसंख्या वृद्धि के कारण होंगी। तो आप लोग जो है इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा है कि दरअसल जनसंख्या वृद्धि अपने आप में एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्याएं हैं, और ऐसी स्थिति में दरअसल क्या होगा, दिक्कतें होती हैं। और पॉपुलेशन बढ़ने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, सभी समस्याएं आपके सामने आती हैं, क्योंकि इतना संसाधन सभी को उपलब्ध करा पाना दरअसल बहुत बड़ा टास्क होता है। ओके, तो ये सब बातें आपको दरअसल इसमें ध्यान रखनी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि जबकि 2024 में वैश्विक जनसंख्या कितनी है, 8.2 बिलियन से क्या है, अधिक है। ये बातें भी आपको दरअसल याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, कुछ एक पॉइंट हम लोग और नोट करते हैं कि प्रजनन दर प्रति महिला कितनी है, 2.25 जीवित जन्म है, और जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, 73.3 वर्ष है। ये सारा डेटा आप अपने मेंस के जो है आंसर में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अगर इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा तो। इसके अलावा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग यूएनडीईएसए के बारे में अगर कुछ फैक्चुअल डेटा के बारे में बात करते हैं, तो दरअसल इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है, यानी कि अमेरिका। इसकी उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार हुई थी, बात याद रखना। और उद्देश्य क्या है कि किसी देश के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकारों और साथ ही साथ में जो अलग अलग एनजीओ वगैरह होते हैं
उन एनजीओ के साथ में मिलकर भी दरअसल ये क्या करता है, वर्क करता है, इनके साथ मिलकर ये काम करता है। कौन? UNDESA। ठीक, इसको आपको याद रखना, हो सकता है इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ ले कि दरअसल इसका मुख्यालय कहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, आपको बताना है इसका सही उत्तर। बहुत फेमस रही है मलाला, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। और मलाला ने एजुकेशन के लिए दरअसल कहां पर, किस देश में, पाकिस्तान में व्यापक स्तर पर काम किया और इसके फलस्वरूप उनके अच्छे कार्यों के लिए दरअसल इनको क्या किया गया, जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दरअसल क्या किया जाता है, मलाला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 11 जुलाई, बी 12 जुलाई, सी 13 जुलाई, डी 14 जुलाई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 12 जुलाई। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है और वर्ष 2014 में मलाला को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। और वर्ष 2013 में दरअसल उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में क्या क्या किया था, अपने स्पीच को भी दिया था और उन्होंने एजुकेशन पे अपनी बातें रखी थी। आपको बता दूं कि दरअसल मलाला ने पाकिस्तान में महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है व्यापक स्तर पर काम किया और उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा और तालिबान हमला भी किया गया। और इसके अलावा वहां पर जो भी गतिविधियां हैं एजुकेशन को लेकर के, उन पर भी उन्होंने डिटेल्स में रिपोर्ट जारी की थी, BBC पर अपना जो है इंटरव्यू वगैरह भी दिया था। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है और इससे जो है हर महिला को सीखना चाहिए कि एजुकेशन में उन्हें आगे जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं अपने आप में क्या होती हैं, एक पूरे वैश्विक पटल में केंद्र बिंदु होती हैं। महिलाएं अगर आगे बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ता है, हमारा परिवार आगे बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है, विश्व आगे बढ़ता है। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और कई बार मैं इसी चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कह चुका हूं कि लड़कियां जितनी ज्यादा पढ़ने में सजग होंगी उतना उनके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। आप लोग जो है खूब पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, सारी समस्याओं को दरकिनार कर दिए, अपने पैरों पर खड़े हुए, तभी आपका सम्मान ये समाज करेगा। क्योंकि समाज जो है थोड़ा सा क्या है, बैलेंसिंग टाइप का है, क्योंकि अभी भी समाज में पितृसत्तात्मकता वाली जो सोच है वो बरकरार है और इनको दूर करने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत आवश्यक है। यहां पर एक बात मैं और महत्वपूर्ण कह दे रहा हूं कि जो वीमेन एम्पावरमेंट है वो दरअसल किसी के वजह से कभी नहीं हो सकता है। महिला सशक्तिकरण आपके टॉपिक, जो ये महिला सशक्तिकरण है, विमेन एम्पावरमेंट है, ये आपके एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक दरअसल आपके जीएस पेपर फर्स्ट में भी दिया गया है। तो मेरे अनुसार अगर महिला सशक्तिकरण करना है तो दरअसल ये कदम वो स्वयं महिलाएं उठाएं, स्वयं सजग हों, अपने अधिकारों के प्रति सजग हों, अपनी एजुकेशन के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति वो सजग हों और जो है समाज में लड़ना सीखें, दबना ना सीखें कि किसी ने कुछ कह दिया वो चुपचाप से बैठ गई। ठीक है, तो इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उन्हें खुद आगे आना होगा। निश्चित रूप से जो है क्या होगा, समाज आगे बढ़ेगा। आप सभी लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं भी हैं। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम आज के प्रश्न की बात करते हैं। दरअसल कि आज का प्रश्न हमारा क्या है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। आप सभी लोग उत्तर देते हैं, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे और साथ ही में वीडियो को शेयर भी कर देंगे। अगर हर एक छात्र अगर 2 से 3 लोगों भी शेयर करेगा तो इसका बेनिफिट जो है सभी को मिलता रहेगा। चलिए, तो आपको बताना है कि दरअसल WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1948, 1848, 2001 या फिर 1993। बताना है आपको इसका सही उत्तर, जो कि आपको कमेंट में जाकर के इसका उत्तर आपको बताना है। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको घर पे लिखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। आज का हमारा प्रश्न है क्या है, बिम्स्टेक क्या है, भारत के संदर्भ में इसकी महत्ता पर क्या करनी है, आपको चर्चा करनी है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। खैर, ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। कल मिलेंगे हम लोग एक नए सीरीज के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार पढ़ाई करिए, पॉजिटिव रहिए। निश्चित रूप से आप सभी का सिलेक्शन होगा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।